सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन का पार्ट 4, राइट। और आज हमारा ये प्रोनाउन चैप्टर डन हो जाएगा। और आज के इस लास्ट सेशन में मैं हु वर्सेस हुम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, राइट। और साथ में कोशिश करूंगा कि इस सेशन में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोनाउंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, राइट। सो टिपिकली ये हु वर्सेस हुम कॉन्सेप्ट पे रहेगी ये क्लास, और हमारा ये सेशन रहेगा टिपिकली एक्सरसाइज बेस्ड, राइट। क्योंकि इसमें मैंने थ्योरेटिकल हमने मोस्टली इसके तीन सेशंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरेटिकली मोस्टली कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, राइट। तो लिटिल बिट इसमें हम हु वर्सेस हुम की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, राइट। तो प्रोनाउन का पार्ट 4 है ये। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। Insert the right form of the possessive pronoun in the places where a personal pronoun is enclosed in brackets, right? Correct also any errors which you may find. तो मतलब सब आपको यहाँ पे इन सेंटेंसेस में पोजेसिव प्रोनाउन को यूज करना है। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं तो मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था, जिसमें मैंने बोला था आई, ऑब्जेक्टिव में मी, पोजेसिव एडजेक्टिव में माय, और पोजेसिव प्रोनाउन में माइन होता है। जैसे माइन है, ही का हिज होता है, यू का योर्स होता है, शी का हर्स होता है, वी का आर्स होता है, दे का देयर्स होता है। जो देयर्स है, आर्स है, योर्स है, हर्स है, माइन है, वो वाले पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे बोला है, इंसर्ट द राइट फॉर्म ऑफ द पोजेसिव प्रोनाउन इन द प्लेसेस वेयर अ पर्सनल प्रोनाउन इज एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। मतलब जो ब्रैकेट में हमें एक पर्सनल प्रोनाउन गिवन है, उसको हमें रिप्लेस करना है पोजेसिव प्रोनाउन में, राइट। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट को अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बोल रहा है दैट मैनर ऑफ यू इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी, राइट। तो अगर आपको यू पता है आपको कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव में योर होता है, बट हमें क्योंकि लगाना है यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन, राइट। तो पोजेसिव प्रोनाउन यू का क्या बन जाएगा? पहले का जो राइट आंसर बनेगा, क्या आना चाहिए यू की जगह यहाँ पे बेटा? यहाँ पे आ जाएगा आपका योर्स, राइट। यू का पोजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सेंटेंस में लिखा जाएगा योर्स। सो दैट मैनर ऑफ योर्स इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चले, तो बोल रहे हैं माय शूज आर नॉट सो न्यू एज यू और ही। अब क्या हम स्टार्टिंग में ऐसे बोल सकते हैं कि माइन शूज आर नॉट सो न्यू? नो, स्टार्टिंग में ये माय रहेगा, यहां पे कोई चेंज नहीं बनेगा। तो बोलेगा माय शूज आर नॉट सो न्यू एज योर्स और हिज। तो ये जो यहां पे यू लगा रहा है, इसकी जगह होना चाहिए योर्स, और ही की जगह हम लगा देंगे इसका केस पोजेसिव, यहां पे यूज होगा हिज, राइट। सो माय शूज आर नॉट सो न्यू एज योर्स और हिज, बिकॉज यू का पोजेसिव पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, और ही का पोजेसिव प्रोनाउन हिज होता है। तो क्योंकि हमें ये पोजेसिव प्रोनाउन ही लगाने को बोल रहा है, तो यहां पे हम लगा देंगे योर्स और हिज। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हैं, बोल रहा है हिज काउ गिव्स मच मोर मिल्क देन आई और यू। अब आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है। देन माइन और यू का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स होता है। तो आई की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे माइन, और आगे आ जाएगा यू की जगह पे आपका योर्स। तो रिप्लेसमेंट मांग रहा है, इससे क्या होगा कि आपको पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करना आप सीख जाओगे। कि जैसे आई का पोजेसिव प्रोनाउन आपको यहाँ पे माइन लिखना था, सो हिज काउ गिव्स मच मोर मिल्क देन माइन और योर्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे भी हमें पोजेसिव प्रोनाउन का ही यूज करना है, पर्सनल प्रोनाउन को कन्वर्ट करना है हमें पोजेसिव प्रोनाउन में। बोल रहा है व्हाट ही कॉल्स हिज प्रॉपर्टी इज नॉट रियली ही या हिज। तो हमें पता है ही का पोजेसिव क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ही इट शुड बी हिज आ जाएगा, राइट। सो व्हाट ही कॉल्स हिज प्रॉपर्टी इज नॉट रियली हिज। सो दैट कार इज नॉट आई बट ही। सो दैट कार इज नॉट माइन बट हिज। यहाँ पे आई का पोजेसिव क्या लिखा जाएगा? माइन। और यहाँ पे ही का पोजेसिव क्या लिखा जाएगा? हिज, राइट। सो दैट कार इज नॉट माइन बट हिज, ऐसे बनेगा। सिक्स बोले द पोएट प्रेफर्स हिज ओन पोएम टू यू और शी। सो द पोएट प्रेफर्स हिज ओन पोएम टू योर्स और हर्स। ऐसे हो जाएगा। यू का पोजेसिव प्रोनाउन क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे? योर्स, राइट। और शी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है? हर्स। तो ये मैं आंसर आपको लिख के दे रहा हूं कि ये इनके आंसर्स बनेंगे पोजेसिव प्रोनाउन, जो कि हमने टेबल में पढ़ा था, तो हमें ऐसे रिप्लेस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के ऊपर आ जाते हैं। 7 है, 8 है, 9 है, सेम हमें इनके भी पोजेसिव प्रोनाउंस लिखने हैं। सो माय हाइट इज नॉट द सेम एज योर्स, यू आर द टॉलर। तो यू की जगह हमें क्या लिख देंगे बेटा? यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन यू का योर्स, राइट। 8 बोले दैट द हैट व्हिच यू वियर इज लार्जर देन आई और शी।
सो इज लार्जर देन माइन और हर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन, और शी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर्स, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट बोल रहे दैट बॉक्स इज ही नॉट यू, सो लीव इट वेयर इट वाज। सो दैट बॉक्स इज हिज नॉट योर्स, ऐसे बनेगा इज हिज नॉट योर्स, राइट। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पोजेसिव प्रोनाउंस लगाना सिखा दिया, ऐसे ऐसे आपको पोजेसिव प्रोनाउन को पर्सनल से पोजेसिव में ऐसे कन्वर्ट करने हैं, उसके लिए आपको टेबल लर्न होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम कुछ अदर पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी अर्ली क्लास में बताया था कि जब हम तीनों पर्सन्स को इकट्ठे लगाते हैं, ठीक है, 1 2 3 इन केस ऑफ प्लूरल प्रोनाउंस, ठीक है। तो सिंगुलर में तो आपको पता है कि जो 2 3 1 रूल चलता है, पॉजिटिव इंटेंशन में सेकंड पर्सन पहले आता है, थर्ड पर्सन बाद में आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। लेकिन अगर प्लूरल कॉन्टेक्स्ट हो, इन केस ऑफ प्लूरल प्रोनाउंस हो, तो अरेंजमेंट क्या बनता है बेटा, 1 2 3, बोला यू वी एंड दे। अब ये सिंगुलर वाला नहीं है, उसमें 2 3 1 लगता है पॉजिटिव में, लेकिन अगर प्लूरल का अरेंजमेंट पूछा जाए तो रूल अप्लाई होता है 1 2 3, क्योंकि यू भी प्लूरल में लगता है, वी भी प्लूरल है, दे प्लूरल है। तो यू हमारा जो है, यू वी एंड दे विल अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस सही है, ये तो हमारा 2 1 3 2 1 3 लगा रहा है, तो इसका राइट बनेगा वी, करेक्ट फॉर्म में होगा वी यू एंड दे, ये इसका राइट ऑर्डर बनेगा सेंटेंस का। ये गलत है सेंटेंस, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यू वी एंड दे की जगह होगा वी यू एंड दे विल अटेंड द मीटिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आपको पता है प्लूरल में आई और वी, आई मी माई माइन वी अवर सारे होते हैं, तो वी प्लूरल होता है, तो फर्स्ट पर्सन पहले लिखा जाएगा प्लूरल में, ठीक है। 1 2 3 अप्लाई लगाते हैं, चाहे आपको पॉजिटिव ही इंटेंशन का वाक्य क्यों ना दिया हो, तो प्लूरल वी पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड आएगा, फिर दे आपका थर्ड में जाएगा। तो नेक्स्ट बोल रहे व्हेन इन अ सेंटेंस देयर आर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन्स, केवल पहला और सेकंड पर्सन ही गिवन हो तो अरेंजमेंट होता है 2 1 का, मतलब सेकंड पर्सन पहले लिखा जाता है और फर्स्ट पर्सन हमेशा ही बाद में लिखा जाता है। जैसे स्टेटमेंट यहां पे दे रहा है आई एंड यू आर रेडी फॉर द टास्क, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है बेटा, आपको यू को पहले लिखना है, आई को बाद में लिखना है, क्योंकि सेकंड पर्सन यू होता है, फर्स्ट पर्सन आपका जो है आई होता है। तो यू एंड आई आर रेडी फॉर द टास्क होगा, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। Come to the next point. When in a sentence there are second and third persons, अगर सिर्फ second और third persons given हो तो फिर arrangement होता है second person पहले आएगा, third person आपका बाद में आएगा। So he and you have finished the work. You and he and you have finished the task. Finish the work, right? तो second person आपका पहले आना चाहिए था, पहले होना चाहिए था you, फिर बाद में आ जाएगा आपका he। तो राइट सेंटेंस बनेगा यू एंड ही हैव फिनिश्ड द वर्क वुड बी द राइट आंसर। कम टू द पॉइंट नंबर नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है व्हेन इन अ सेंटेंस देयर आर फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन्स, ये अलग अलग है कि सेकंड और थर्ड आएंगे तो कैसे होना है, थर्ड एंड फर्स्ट आएंगे तो कैसे होना है, ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है बेटा। देयर आर फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन्स, द अरेंजमेंट इज 3 1। तो अगर आई एंड प्रज्ञा लिखा है तो प्रज्ञा यहाँ पे क्या है, प्रज्ञा किसी लड़की का नाम है, तो ये थर्ड पर्सन में जाएगा, आई यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो सीक्वेंस बनेगा प्रज्ञा को आपको पहले लिखना पड़ेगा, आई को आपको बाद में लिखना पड़ेगा। राइट सेंटेंस बनेगा प्रज्ञा एंड आई विल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, राइट। कम टू द पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अब ये हमारी एक एक्सरसाइज यहां से स्टार्ट होती है, बोला इट इज आई हु इज टू ब्लेम। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ाए थे, हु होता है, हुम होता है, हुज होता है, दैट होता है, विच होता है, वाई होता है, दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस, राइट। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन कहीं पे आ जाए, जैसे हु यहाँ पे आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन जब लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि जो एंटीसीडेंट होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड लिखा जाता है वही उसका एंटीसीडेंट होता है। और एंटीसीडेंट वर्ड से कभी भी कंफ्यूज मत होना कि यार एंटीसीडेंट तो हमें कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो एंटीसीडेंट का मीनिंग होता है बेटा नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को ही एंटीसीडेंट बोलते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आता है, जैसे यहाँ पे आई आ रहा है, ये इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, मतलब आई जो प्रोनाउन आ रहा है बेटा, ये इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, और आगे जो यहाँ पे ये वर्ब लगेगी ना, ये इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग
अग्री करती है। सो इट इज आई हु इज टू ब्लेम। क्या आई के साथ हम इज लगाते हैं, एम लगाते हैं, आर लगाते हैं? तो आप जानते हैं कि आई के साथ तो कभी इज नहीं आता। सो राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे बी पार्ट, राइट, बिकॉज द वर्ब मस्ट अग्री अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट होता है नाउन एंड प्रोनाउन को ही एंटीसीडेंट बोला जाता है। जो नाउन होता है, जो प्रोनाउन होता है, अगर वो सिंगुलर नेचर का होगा तो वर्ब आपको सिंगुलर लिखनी है। प्लूरल नेचर का नाउन होगा तो आपको वर्ब प्लूरल लिखनी है। प्रोनाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल लिखना है। आई होगा तो एम लिखना है। तो यहां पे राइट बनेगा हमारा इट इज आई हु एम टू ब्लेम, राइट, हु एम टू ब्लेम वुड बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। बोला बिसाइड्स मी मेनी अदर वर प्रेजेंट, राइट। अब मैं आज के सेशन में मोस्टली मेरी ये कोशिश है कि प्रोनाउंस के हम मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको जो एक सेशन आपको ऐसा लगे कि हमारी प्रैक्टिस काफी अच्छे से होगी, राइट। तो बोला बिसाइड्स मी मेनी अदर वर प्रेजेंट, राइट। अब आप देख सकते हो बिसाइड और बिसाइड्स का एक वर्ड होता है, डिफरेंस होता है। बिसाइड्स का मीनिंग होता है बेटा एडिशनल, इन एडिशन टू। ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे अलावा, मेरे एक्सेप्ट बहुत सारे लोग वहां पे प्रेजेंट थे। अब आपको पता है मेनी के साथ कभी अदर हम लिखेंगे, देखो आगे वर लिख रहा है, वर लिख रहा है तो मतलब इसका बी पार्ट गलत बनेगा। यहां पे होना चाहिए बेटा अदर्स, क्योंकि मेनी बॉयज होता है, मेनी गर्ल्स होता है, मेनी स्टूडेंट्स होता है। मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, मेनी बॉयज आर गर्ल्स आर अटेंडिंग द क्लास। तो आप कभी मेनी बॉय थोड़ी बोलोगे। मेनी के साथ तो हमेशा नाउन आपको आगे क्या लिखना पड़ेगा, प्लूरल ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे वर्ब भी प्लूरल लग रही है। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। The owner didn't know who of the servants broke the expensive dinner set. The owner didn't know who of the servants broke the expensive dinner set. ये मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने करा है प्रोनाउन के सेशंस में कि कभी भी सिलेक्शन के लिए, चॉइस के लिए हम जो है हु का यूज नहीं करते, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा विच, राइट। हालांकि अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि विच तो सर नॉन लिविंग में लगता है, ठीक है, बट जहां पे बेटा सिलेक्शंस आती है वहां पे आप विच को लिविंग बीइंग में भी लिख सकते हो, राइट। सो द ऑनर डिडंट नो Which of the servants broke the expensive dinner set would be the right answer. इसमें who की जगह यहाँ पे लगना चाहिए आपका which आएगा, राइट, क्योंकि विच जो है सिलेक्शन के लिए लगाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन से क्रिकेटर को पसंद करते हो, विच क्रिकेटर डू यू लाइक, तो जहां पे चॉइस होती है, सिलेक्शन होती है, वहां पे विच लिविंग में भी लिखा जाता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पूरा माई टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर, राइट। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बताया था आपको, ठीक है, कि जब कभी भी आपको जेरेंड आ जाता है, राइट, जेरेंड जहां पे आता है बेटा उससे पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते। जैसे सब्जेक्ट आपका आई होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस में मी बनेगा, राइट। इसका पोजेसिव एडजेक्टिव में इसका माई बनता है, और पोजेसिव प्रोनाउन में इसका आपका माइन बनता है, राइट। जेरेंड से पहले ना तो सब्जेक्ट लगता है, ना ही कभी ऑब्जेक्ट लगता है, और ना ही कभी पोजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं, राइट। हम हमेशा लिखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाता है। सो आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माय होता है, ना कि मी होता है, तो यहां पे आएगा माय। ये बड़ा ट्रेंडिंग सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना। जेरेंड से पहले, बिफोर जेरेंड, वी ऑलवेज यूज पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब पोजेसिव प्रोनाउन कभी नहीं लगाते टेबल का, पोजेसिव एडजेक्टिव केस लगाते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट आ गया, अभी जो बताया सीक्वेंस पे, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। अब जॉन हमारा यहाँ पे थर्ड पर्सन है, आई हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, हरी यहाँ पे फिर से हमारा यहाँ पे थर्ड पर्सन है। कंफ्यूज कर रहा है, मतलब एक हमें फर्स्ट पर्सन दे रहा है और एक हमें थर्ड पर्सन दे रहा है, 3-1-3 दे रहा है, राइट। तो कभी भी आपने याद रखना, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, 3 और 1 लिखे जाएंगे, 3 और 1 लिखे जाएंगे, मतलब ऐसे लिख रहा है, 3 लिख रहा है, फिर 1 लिख रहा है, फिर 3 लिख रहा है, राइट। तो ऐसे गलत हो जाएगा। जॉन, आई एंड हरी की जगह हम लिखेंगे जॉन, हरी एंड आई, मतलब 3 को हम पहले ही लिखेंगे। सॉरी, इसका आंसर बनेगा हमारा ए पार्ट, इट्स नॉट बी, द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो जॉन, हरी एंड आई होगा। ये जो आई है इसको आप बाद में ले जाइए और हरी को पहले ले आइए। सो जॉन, हरी एंड आई, मतलब 3-1 को ही लिखा जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। फिर से वही बात आ गई। हो सकता है कि इनफॉर्मल भाषा में आपको लग रहा हो कि यार हु तो यहाँ पे सही लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से चॉइस आ गई बेटा, ठीक है। बोलना चाह रहा है कि बहुत मुश्किल है, कठिन है ये बताना कि दोनों प्लेयर्स में से कौन सा अच्छा है। अब चॉइस आ गई यहाँ पे, आउट ऑफ 2 प्लेयर्स मतलब कौन सा बेटर है, राइट। तो यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा हु की जगह आना चाहिए फिर से विच, राइट।
तो विच आएगा यहाँ पे, क्योंकि चॉइस के लिए, सिलेक्शन के लिए कभी भी हु का यूज नहीं करते। सो विच इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स वुड बी द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन बोल रहा है माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। तो आपको जब मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको क्लियर किया था कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को आप एज ए सब्जेक्टिव केस स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी यूज्ड एज ए सब्जेक्टिव केस, राइट? इफ यू पीपल से like this, myself is Arun, myself is Rohan, myself is Rita, Geeta, so it means you people are representing yourself as an object। ठीक है, तो कभी भी सेंटेंस को माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं करते। माई सेल्फ कभी भी आप अगर माई सेल्फ से सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो इसका मतलब आप अपने आप को ऑब्जेक्ट के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपका वाक्य गलत हो जाएगा। हालांकि स्पीकिंग में आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं ऐसे, बट इंटरव्यू का क्वेश्चन है बेटा, याद रखना कभी भी कहीं आप इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन दे रहे हो, सो नेवर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद माई सेल्फ, राइट? हमेशा बोलिए माई नेम इज और आई एम, बोथ आर करेक्ट। प्रोनाउन का 100% रिटन कॉन्सेप्ट है, गलत माना जाता है इसको। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी वाक्य शुरू हो ही नहीं सकता। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमेशा एंड में यूज कर सकते हो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होता है वो सेम ही होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम होते हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई कट माई सेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ, राइट? तब हम उसको एंड में लिखते हैं, पहले उसको कभी नहीं लिखा जाता। तो आंसर ए बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वही बात है, माई सेल्फ एंड ही। तो क्या मैं आई एंड ही लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं आई ही लिखूंगा तो फिर से यही बात हो जाएगी, 1-3 हो जाएगा, राइट? तो कभी भी फर्स्ट पर्सन पहले नहीं आता जब आगे पॉजिटिव इंटेंशन हो, राइट? तो आप इसको 3-1 करें, ही को पहले लेके आए और एंड को के बाद आप आई लिखे, ही एंड आई, ऐसे सॉल्यूशन बनेगा इसका। ही एंड आई विल मैनेज एवरीथिंग, राइट? दिस वुड बी द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल बोला, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। तो क्या हो सकता है इसके बारे में सोचिए जरा, क्या हो सकता है इसका? आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, ब्रिज के अंडर आप ड्राइविंग कर रहे थे, एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। एक्चुअली जो एज होता है ना, एज का काम होता है बेसिकली रीजन देना, ठीक है? एज मतलब रीजन होता है बेसिकली, एज, बिकॉज और सिंस, ये कंजंक्शन ऑफ रीजन माने जाते हैं। जबकि यहाँ पे टाइम को रेफर करना चाह रहा है, बोल रहा है जब आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मतलब मैं कर रहा था और उस समय क्या हुआ कि एक फुटबॉल मतलब मेरी गाड़ी की विंडो पे मतलब उसको हिट किया, विंडो का जो पेन था, राइट? तो यहाँ पे व्हेन आना चाहिए बेटा, क्योंकि एज तो रीजन का कंजंक्शन होता है, तो व्हेन बेसिकली टाइम का कंजंक्शन होता है। जैसे आप बोलते हैं व्हेन आई वाज किड, व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू मेक mischief, right? When I was kid I used to make much mischief, कि जब मैं बच्चा था। So you're talking about state, so when is the conjunction of time, जबकि while is the conjunction of duration, while I was crossing the road, जब आप रोड ऐसे पार कर रहे थे, तो जब हम रोड को क्रॉस करते हैं तो टाइम लगता है ना, समय लगता है उसमें, राइट? सो while आता है वहां पे, while ड्यूरेशन को बताता है, while I was driving, while I was crossing the road, लेकिन यहाँ पे तो आप टाइम को मेंशन कर रहे हो कि I was driving under the bridge when a football hit my window। as नहीं आएगा यहाँ क्योंकि रीजन की बात नहीं हो रही है, ठीक है? we are not referring here any type of reason, so that is why as, because और since का काम तो होता है रीजन देना। जैसे देखो मैं आपको बोलता हूँ कि क्योंकि तुम अंडर ग्रेजुएट हो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, तो मैं 3 तरह से बोल सकता हूँ, ये आगे जाके कंजंक्शंस आएंगे उसमें भी पढ़ेंगे हम। बिकॉज यू आर अंडर ग्रेजुएट यू कैन नॉट फिल दिस फॉर्म, as you are undergraduate you cannot fill this form, since you are undergraduate you cannot fill this form। तो because, as और since के थ्रू आप जो है यहाँ पे आंसर बना सकते हो, राइट? मतलब यहाँ as गलत था, when आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, राइट? तो ये बेसिकली अभी आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट आने वाला है हु वर्सेस होम, वो अभी स्टार्ट होने वाला है, राइट? उसी का ही फंडा है। अब उसको तो मैं वहीं पे कंफर्म करता हूं, मतलब आपको क्लियर करता हूं। यहां पे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, देखो यहां पे ना इस सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड है जो कटेगा, ठीक है? आपको मैं बता देता हूं, ओमिशन का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। ओमिशन आप समझते हो, ओमिट करना, किसी चीज को हटाना, मतलब वो अननेसेसरी लिखा होता है। और ओमिशन का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा वो चलता है 3 चैप्टर में, ठीक है? जानबूझ के एग्जामिनर जानबूझ के जो है उन चीजों को डालता है। ओमिशन 3 चैप्टर का होता है। या तो आपको आर्टिकल्स का ओमिशन होता है कि ए एंड द लगने नहीं होते, लगा के देता है, या तो आपको प्रेपोजिशन का ओमिशन कर सकते हो। प्रेपोजिशन, आर्टिकल और प्रोनाउन के ओमिशन पे क्वेश्चन आते हैं, राइट? जैसे मैं बोलता हूं माय ब्रदर हैज ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक,
माई ब्रदर हैज ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक, तो क्या इस सेंटेंस में फॉर लिखना जरूरी है? अगर आप फॉर के बिना भी बोलोगे ना, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो आप बोलोगे माई ब्रदर हैज ऑर्डर्ड अ न्यू बुक, माई ब्रदर हैज ऑर्डर्ड अ न्यू बुक। फॉर यहां पे अननेसेसरी लिखा हुआ है तो फॉर लगेगा ही नहीं, तो दिस इज कॉल्ड ओमिशन कॉन्सेप्ट बेसिकली, और ये 3 चैप्टर पे इंप्लीमेंट होता है। प्रोनाउंस का ओमिशन होता है, आर्टिकल्स का ओमिशन होता है, एक आर्ट है, कला है। इसी तरह से इस सेंटेंस में भी एक ऐसा वर्ड है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज लिव्ड, अब हु यहां पे एक प्रोनाउन है जो यूज कर रहा है, हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप बी पार्ट में इस ही को नहीं यूज करते हो, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा है, क्योंकि हु पहले दे रहा है तो इस ही को नहीं लिखा जाएगा आगे, ये एलिमिनेट होगा, अननेसेसरी लिखा हुआ है यहाँ पे। आप पढ़ के देखो, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम will never feel at home anywhere else in the world. So he will, ये जो he रिपीट कर रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमें प्रोनाउन दे रहा है पहले, तो जब प्रोनाउन दे रहा है तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो इस ही के बिना ही बनेगा, ये आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे बी पार्ट में। सो एरर इज इन बी पार्ट, इन प्लेस ऑफ ही हमें कुछ भी नहीं लिखना है। So it is not difficult to believe that a man who has lived in the city for a long time will never feel at home anywhere else in the world. अब टिपिकली जब मैं आपको who whom बताता हूं, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा लेके आऊंगा थोड़ी देर के बाद, देखना। 10th बोल रहा है whom did you mean to hurt by your unkind remarks except Sita and I. Whom did you mean to hurt by your unkind remarks except Sita and I. आपको बताया था एक but वर्ड का ध्यान रखना बेटा, एक आपने let का ध्यान रखना है, और एक आपने accept का ध्यान रखना है। ये जो 3 वर्ड होते हैं इंग्लिश में, बट, लेट और एक्सेप्ट, कभी भी इनके बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाता है, तो आई के जगह पे यहां पे आना चाहिए मी, इट शुड बी मी। सो whom did you mean to hurt by your unkind remarks except सीता एंड मी होना चाहिए। हम बट के बाद मी ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट के बाद अस आता है, लेट मी टेल यू, लेट हिम स्पीक फर्स्ट, कभी ऐसे नहीं बोलते लेट आई स्पीक फर्स्ट। बट, लेट और एक्सेप्ट के बाद हमेशा ही प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, जैसे मैं लूंगा एवरीबडी अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हर, एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट देम, राइट, तो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो यहां पे एक्सेप्ट सीता एंड मी होना चाहिए। चलिए 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला शी हैज अ रिमार्केबली काइंडली डिस्पोजिशन हु विन्स हर फ्रेंड्स वेयर एवर शी गोज, राइट, तो यहां पे क्या बोल रहा है, डिस्पोजिशन होता है नेचुरल गिफ्ट, मतलब नेचुरल जो गिफ्ट होती है, नेचुरल क्वालिटी को बोलते हैं। बोला शी हैज अ रिमार्केबली काइंडली डिस्पोजिशन, मतलब उसके अंदर एक नेचुरल गिफ्ट है कि जहां पे भी वो जाती है अपने फ्रेंड्स को जीत लेती है, ठीक है। हु विन्स हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फिर से वही बात होगी, बी पार्ट में गलती है बेटा, यहाँ हु नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, तो यहां से फिर से आएगा यहाँ पे विच। So which wins her friends wherever she goes. So she has a remarkably kindly disposition which wins her friends wherever she goes. कि जहां पे भी हो जाती है अपने फ्रेंड्स को जीत लेती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। राइट, बोल रहे none of the two girls who were present there appeared to be. राइट, so none of the two girls, ठीक है, तो आपको तो ये ध्यान रखना है बेटा कि हमेशा इंडेफिनिट प्रोनाउंस तो हमने पढ़े हैं पहले, राइट, लेकिन कभी भी वन ऑफ के साथ या नन ऑफ के साथ आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, जैसे वन ऑफ और नन ऑफ। अब आपको मैंने रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं, सॉरी मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आपको बताया था कि नन है, वन है, एवरीवन है, समवन है, नो वन है, एनीवन है, एनीबडी है, समबडी है, ये लास्ट पिछले सेशंस में हम पढ़ चुके हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो आपको मैंने बताया था कि वर्ब पे आपको अटैक करना है, वर्ब इनके साथ सिंगुलर लिखी जाती है, लेकिन वो तब लिखना है आपने जब आपको अकेला नन दिया हो, नन ऑफ आ जाए, वन ऑफ आ जाए, अच्छा हु रिलेटिव प्रोनाउन आया साथ में तो होता है वो कि वर्ब आपने सिंगुलर लगा देनी है। लेकिन अब आप देख रहे हो कि यार नन ऑफ तो आ रहा है लेकिन आगे रिलेटिव प्रोनाउन भी दे रहा है, वो भी दे रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो आपको फिर से वही रूल लगा देना है। रिलेटिव प्रोनाउन हु यहां पे आ रहा है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन हु यहां पे आ गया, इसका एंटीसीडेंट क्या लगा रहा है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या लगा रहा है, टू गर्ल्स, तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, टू गर्ल्स के अकॉर्डिंग, नन ऑफ द टू गर्ल्स, इसके अकॉर्डिंग जो है आगे एंटीसीडेंट मतलब वर्ब क्या लग रही है, वर लग रही है, राइट, तो मतलब एंटीसीडेंट यहाँ पे प्लूरल है तो फिर वर्ब आगे ठीक लिखी जा रही है, हु
was present की जगह who were ही रहेगा. None of the two girls who were present that appear to be inclined to listen to sane advice. इसमें कोई भी एरर नहीं बनेगी. ठीक है, इसमें was मत कर देना क्योंकि none of और one of के साथ सेम वही कॉन्सेप्ट है. अगर आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आपको बताए थे who है, whom है, whose है, that है, which और why है, तो आपको एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को पुट करना होता है. एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर यहाँ पे सही है, नो एरर. चलिए 13. Every one of the students has brought his identity card. राइट, आइडेंटिटी हो गया, यहाँ पे टी होगा, एक्चुअली थोड़ी मिस्टेक है, आइडेंटिटी कार्ड होगा. एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ये तो वही कॉन्सेप्ट है, एवरी वन के साथ सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है, सिंगुलर प्रोनाउन केस लिखा जाता है. एवरी वन मतलब ऑफ के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो एवरी वन के अकॉर्डिंग हैज आएगा और आगे जो है हिज भी आएगा. तो आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे नो एरर, क्योंकि एवरी वन इज प्रेजेंट इन द क्लास होता है, मतलब वर्ब सिंगुलर लिखी जाती है, तो हैज और हिज यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है. 14वां क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा है, बोथ ही एज वेल एज आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाय न्यू मोटर बाइक. बच्चा सोचेगा कि आई के साथ आर नहीं आएगा क्योंकि आई के साथ तो एम आता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कॉन्सेप्ट यहाँ पे ए पार्ट में है. ये जो बोथ होता है बेटा, इसके साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता, ध्यान रखना है. बोथ के साथ हमेशा ही कंजंक्शन एंड लगता है. राइट, बोथ का जो पेयर होता है, बोथ का जो पेयर होता है, जैसे ईदर का पेयर और होता है, नीदर का पेयर नॉर होता है, हार्डली का पेयर व्हेन होता है, नो सूनर का पेयर दैन होता है, वैसे बोथ का कंजंक्शन एंड होता है. बोथ कभी भी अपने साथ एज वेल एज नहीं लेता है. सो बोथ इज नेवर कॉम्प्लीमेंटेड बाय कंजंक्शन एज वेल एज, बोथ इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड बाय कंजंक्शन एंड. जब आप यहाँ पे एंड लिखोगे तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोथ ही एंड आई, बोथ ही एंड आई. अब ये ही और आई आप देख सकते हो, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, वो और मैं, तो मतलब दो बंदे हुए. आर बिल्कुल जस्टिफाई हो गया कि आर ही एंड आई के लिए लिखा जा रहा है. सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, एंड से कंपाउंड बनता है, मिश्रण होता है, एंड दो से दो या दो से अधिक चीजों का. सो बोथ ही एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाय न्यू मोटर बाइक. ए पार्ट में कॉन्सेप्ट है, कभी आई के साथ या एम लगाने की कोशिश मत करें. आपको यहाँ कंजंक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि बोथ का राइट कनेक्टर एंड होता है, एज वेल एज कभी नहीं होता. चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, बोला was it him who gave you money to buy new books? राइट, ये भी आपको पढ़ाया था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी. ठीक है, टू बी जो वर्ब्स होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, प्रोनाउन के साथ, इट प्रोनाउन के साथ, मतलब प्रोनाउन के साथ जब भी टू बी की वर्ब लिखी जाती है तो उसका जो केस रहता है आगे प्रोनाउन का, वो हमेशा ही नॉमिनेटिव रहता है, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में उसको नहीं लिखा जाता. सो वाज इट हिम, क्या वो तुम थे, हु गेव यू मनी टू बाय न्यू बुक्स, जिन्होंने पैसा दिया था नई किताबों को खरीदने के लिए, क्या वो तुम थे जिन्होंने पैसा दिया था नई किताबों को खरीदने के लिए. सो वाज इट हिम गलत है, was it he, सब्जेक्टिव केस. कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब जो होती है वो अपने साथ हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लेती है, ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं लेती. इफ आई वर ही, इफ आई वर बी ही होता है, कंडीशन में भी ही लिखना होता है. इफ आई वर हिम कभी नहीं लिखना. अगर मैं उसकी जगह होता, इफ आई वर ही, आई वुड चीट दोज पीपल अ लेसन. अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उनको एक सबक सिखाता. तो मैं अपना कंपैरिजन, सब्जेक्ट अपना कंपैरिजन सब्जेक्ट से करेगा ना, ये मैं आपको बात पहले बता चुका हूं. चलिए लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, हु और हुम करेंगे. दे दैट हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड. हैंकर का मीनिंग होता है बेटा स्ट्रॉन्ग डिजायर. एक हैंकर वर्ड याद रखना, एक एस्पायर वर्ड होता है. हैंकर और एस्पायर दोनों के साथ हमेशा ही प्रीपोजिशन आफ्टर लगती है, कभी भी इसके साथ जो है फॉर नहीं लगता. सो दे दैट हैंकर बिल्कुल गलत लिख रहा है, यहां पे होना चाहिए दोज हु हैंकर. राइट, यहां पे होना चाहिए दोज हु हैंकर. राइट आंसर क्या बनेगा हमारे यहाँ पे, दे की जगह हम क्या लिखेंगे, दोज हु हैंकर. दैट भी कटेगा. राइट, आप ऐसे भी बोल सकते हो दे हु हैंकर, दे हु हैंकर भी हो सकता है, दोज हु हैंकर भी हो सकता है. मतलब जो लोग पैसे और मनी के पीछे ही भागते हैं, उसी की डिजायर रखते हैं, उनको बाद में कभी ना कभी डिसअपॉइंट होना पड़ता है. ठीक है, मतलब वो लाइफ में जो है बाद में निराश होते हैं. वैसे तो एवरीबडी हैंकर्स आफ्टर मनी एंड फेम, सभी को पैसा चाहिए, सभी को फेम चाहिए लाइफ में. ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको पैसा नहीं चाहिए, जिसको नाम नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, शान और शौकत नहीं चाहिए. ठीक है, नाम और शौहरत सभी लोग चाहते हैं. बट इस कहावत एक्चुअली इसका मतलब ये है बेटा, प्रोवर्ब है कि 24 घंटे अगर हम किसी एक चीज के ही बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो फिर वो गलत हो जाती है. ठीक है, अगर आप 24 घंटे 24 आवर्स पैसा 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 उसी के बारे में सोचोगे ना, तो फिर वो चीज खराब होती है. एक्चुअल मीनिंग्स का लिटरल ये, राइट. सो दोज हु हैंकर आफ्टर मनी एंड फेम आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड. दिस इज अ प्रोवर्ब एक्चुअली. चलिए नेक्स्ट 17 बोल रहा, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू प्रोवाइड मी विद सच अ सर्वेंट दैट इज नॉट रिलायबल एट ऑल. राइट, सच अ सर्वेंट दैट इज नॉट रिलायबल एट ऑल.
I never expected that you would provide me with such a servant that is not reliable at all. तो मतलब यहां पे एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा है। देखो सच के साथ यहां पे दैट नहीं आएगा क्योंकि हम एम्फेसाइज नहीं कर रहे। ए बी सी बनेगा गलत इसका। सच के साथ आता दैट भी है, ऐसा नहीं कि दैट नहीं आता, लेकिन सच के साथ एज भी आता है। अब सच एज और सच दैट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है, यहां पे दैट नहीं आएगा, यहां पे एज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एग्जाम्पल दे रहा है और आई नेवर एक्सपेक्टेड, भाई मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी दैट यू वुड प्रोवाइड मी, तुम इस तरह का नौकर मुझे दोगे जो कभी भरोसेमंद है ही नहीं। तो जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं स्टूडेंट, जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे हम बोलते हैं fruits such as mangoes and bananas are full with nutrients. So when we give examples, तो वहां पे कभी सच दैट नहीं लगाते, वहां पे लगाते हैं हमेशा सच एज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है तो यहाँ पे एज आएगा, एज इज नॉट रिलायबल एट ऑल। ठीक है, सच दैट भी लगता है जहां पे हमें रिजल्ट मेंशन्ड होता है और जहां पे स्ट्रेस दिया होता है। जैसे मानूंगा द टीचर स्पोक इन सच अ लो वॉइस दैट द स्टूडेंट्स कुडंट हियर हिम। यहां पे कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा है। द टीचर स्पोक इन सच अ लो वॉइस दैट द स्टूडेंट्स कुडंट हियर हिम, कि बच्चे उसको सुन नहीं पाए। मतलब टीचर ने इतने धीमी आवाज में बोला कि बच्चे उसको सुन ही नहीं पाए। तो एक्चुअली यहां पे ना एग्जाम्पल दे रहा है, तो फिर वहां पे आप सच दैट लिखते हो, राइट। चलिए अब आ जाते हैं हम आज का मेन हमारा जो मुद्दा है, लास्ट ही कॉन्सेप्ट रहेगा। प्रोनाउन चैप्टर हमारा डन है, फिर मोस्टली कॉन्सेप्ट्स मैंने करवा दिए। ठीक है, तो हु वर्सेस होम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ढंग से समझना है इसको, आराम से समझना हमने। ठीक है, थोड़ा मैं स्पीड पे थोड़ा ब्रेक दूंगा, थोड़ा इसको आराम से आपको क्लियर करता हूं। हु और होम का कॉन्सेप्ट हमने आराम से समझना, देखिए जरा। सबसे पहली बात, आपको पहले टेबल में भी क्लियर किया हुआ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये जो हु होता है इसको हम यूज करते हैं वाक्य में एज ए सब्जेक्टिव केस, और आपको पहले बता चुका हूं सब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, इसको आप नॉमिनेटिव भी बोल सकते हो। तो हु का काम होता है सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट बना के हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम होम की बात करते हैं तो हु का होम बनता है ऑब्जेक्ट, राइट। सो होम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए एक्यूजेटिव केस और वी कैन से एज ए ऑब्जेक्टिव केस। जैसे अब ऐसे तो नहीं मैं बोलने लग जाऊंगा ना, क्या मैं ऐसे कभी बोलूंगा? मैंने एक सेंटेंस लिख के दिया, हिम इज गोइंग देयर, तो आप बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो आप, क्या हम नहीं जानते कि हिम यहां पे गलत है? बिल्कुल जानते हैं हम, मुझे पता है आपको इतना नॉलेज तो सभी को होता है कि यार ऐसे तो नहीं हम बोल सकते कभी हिम इज गोइंग देयर। अरे भाई जहां पे सब्जेक्ट की जरूरत है वहां सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। अब ही का ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ, हिम इज गोइंग देयर, ये तो सभी को पता है कि सर ये तो हिम बिल्कुल गलत है, यहाँ पे तो ही होना चाहिए जी, ही इज गोइंग देयर होता है, हिम इज गोइंग देयर तो नहीं होता। तो फिर वही बात है, अब जहां पे हु की जरूरत है वहां पे अगर मैं हुम लिख दूं तो फिर तो वाक्य बिल्कुल गलत लग जाएगा। अब हिम का तो हमने डिटरमाइन कर लिया, आपको एकदम क्लिक हो गया कि सर यहां ही आएगा, हिम तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे ही आपको हु और हुम की भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जहां पे हु लगना है, सब्जेक्ट लगना है, वहां पे मैं हुम थोड़ी लिख सकता, है ना। तो अब ऐसे तो नहीं मैं बोलूंगा हुम आर यू, हम क्या बोलते हैं हु आर यू, क्योंकि हु वहां सब्जेक्ट है उस आर वर्ब का, वर्ब अपने साथ सब्जेक्ट लेती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हाँ, जिस तरह से हिम इज गोइंग देयर नहीं हो सकता, ही इज गोइंग देयर होता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है वर्ब से पहले, उसी तरह हुम आर यू नहीं होगा, हु आर यू होगा, क्योंकि आर वर्ब से पहले सब्जेक्ट हु लिखा जाएगा, हुम नहीं लिखा जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं, इसका अग्रीमेंट समझना है हमने, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। बुरा, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है बेटा, एक जो सब्जेक्ट होता है कभी भी नहीं आ सकता, अ सब्जेक्ट कांट कम विदाउट अ वर्ब एंड अ वर्ब कांट कम विदाउट अ सब्जेक्ट, both have to come together in the same sentence। एक अग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता हुआ था सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, एक समझौता हुआ था कि सब्जेक्ट ने वर्ब से कहा कि अगर वाक्य में मैं आऊंगा, अगर मेरा काम होगा सब सेंटेंस में आना, जब मैं आऊंगा सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के, तो तुम्हें भी आना पड़ेगा, तो वर्ब को भी लिखना पड़ेगा। और फिर वर्ब ने भी सेम यही बात सब्जेक्ट से कही कि अगर सेंटेंस में वर्ब लिखी जाएगी तो भाई सब्जेक्ट तुम्हें भी आना पड़ेगा। मतलब ऐसा इस दुनिया में इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस नहीं है बेटा जिसमें सिर्फ आपने सब्जेक्ट लिखा वर्ब लिखी नहीं, और सिर्फ आपने वर्ब लिखी सब्जेक्ट आप लिखते नहीं हो, राइट। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ऐसे बोलते हैं हेल्प द पुअर, क्लोज द डोर, शट द विंडो, शायद आपके मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं, मैं खुद ही एज ए स्टूडेंट बन के, खुद ही एज ए टीचर बन के इन चीजों को आपको क्लियर कर रहा हूं, राइट। तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सर ऐसे भी तो हम बोलते हैं क्लोज द डोर, इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, हेल्प द पुअर इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा, इंपैरेटिव सेंटेंस हमेशा डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखे जाते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है,
तो फिर तो ये अग्रीमेंट अधूरा हो गया। बट एक्चुअली होता पता क्या है वहां पे, होता ये है कि वहां पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। जैसे मैंने बोला क्लोज द डोर, मैंने बोला दरवाजा बंद कर दो, तो क्या मैं खुद को बोल रहा हूं? क्या इस चीज को मैं खुद को ही बोल रहा हूं क्लोज द डोर? क्या मैं खुद को ऐसे बोलूंगा दरवाजा बंद कर दे? अरे मैं किसी को बोल रहा हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट यू होता है और वो अंडरस्टूड होता है, उसको बोलते नहीं है बट वो अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट दैट इज अंडरस्टूड देयर, राइट? अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ हेल्प द पुअर, मतलब मैं किसी सामने वाले लिसनर को बोल रहा हूँ ना कि यार गरीबों की मदद करो, तो मतलब यू को बोल रहा हूं मैं, यू हेल्प द पुअर। बट यू को एक्चुअली वहां लिखते नहीं है, सब्जेक्ट होता है वहां पे जरूर बट अंडरस्टूड होता है, उसको बोलना नहीं जाता, राइट? तो ये अग्रीमेंट ध्यान रखना, इसी के आधार पे ही हम जो है हु और हुम को डिटरमाइन करते चलेंगे और इसके क्वेश्चंस उड़ाते चलेंगे। हम ये अग्रीमेंट हमेशा याद रखना कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक वर्ब होती है, हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, बोथ हैव टू कम टुगेदर इन द सेम सेंटेंस। बढ़ते आगे, एग्जाम्पल पहले समझा देता हूं बेटा। कुछ फंडामेंटल्स हैं, वो फंडामेंटल्स नहीं आएंगे तो हु और होम के आपके क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगी सॉल्व करने में। तो ये फंडामेंटल्स आप देखिए, 3 सवाल है यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है? बोला शी इज प्लेइंग चेस। अब शी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग हमारी यहाँ पे एक्शन वर्ब है। आपको कुछ फंडामेंटल है, आपको हमेशा रखना। अब आपका यहाँ पे सवाल हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ तो 2 वर्ब लगी हैं, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, प्ले एक मेन वर्ब है, ये तो 2 वर्ब्स हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे एक है, फिर सब्जेक्ट तो 2 होने चाहिए। बट आपको ध्यान रखना बेटा, हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होती है, जो 3 फॉर्म होती है, इसका जोड़ा मिलके एक ही वर्ब कहलाता है। ये कभी भी गलती से 2 नहीं माननी आपने, राइट? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू 1 वर्ब। ये जो पेयर होता है, इज और प्लेइंग दोनों शी के लिए लिखे गए हैं। रोहन स्टडीड, यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मेन वर्ब स्टडीड को रोहन के लिए लिखा गया है। वी हैव लेफ्ट द कॉलेज, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, लेफ्ट एक यहाँ पे मेन वर्ब है, लीव की थर्ड फॉर्म। सो हेल्पिंग वर्ब हैव और लेफ्ट दोनों ही वी के लिए लिखे गए हैं। क्योंकि आपको पता है, आप जानते हैं, शायद हो सकता है दूसरे बच्चे नहीं जानते, आप जानते हैं, आपको पता है यार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जोड़ा एक होता है, तो उसको 2 नहीं मानना। हमने सब्जेक्ट वर्ब गिनने अब हु और हुम में, और हमें आंसर मिलता चलेगा, देखना, ठीक है? तो आपको ये फंडामेंटल जरूर रखना बेटा याद कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जोड़ा एक ही होता है, उसको 2 नहीं मानते, राइट? उसको कभी भी गलती से आपने 2 अज्यूम नहीं करना। एक और बात आपको क्लियर कर देता हूं, जब मैंने ऐसे बोला, अगर मैंने ऐसे बोला आई कैन डू इट, मैंने बोला आई कैन डू इट, राइट? अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा? इट कैन बी डन बाय मी। अब आप बोलोगे सर आई हेल्प, हमारा सब्जेक्ट है, कैन हमारी मॉडल वर्ब है, डू हमारी मेन वर्ब है, राइट? जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? इट कैन बी डन बाय मी। इसका पैसिव बनेगा इट कैन बी डन बाय मी। आपने इट को सब्जेक्ट बनाया, कैन बी डन, ये पूरा पैसिव स्ट्रक्चर है और ये एक ही वर्ब माननी है। ये नहीं है कि कैन को आप एक वर्ब माने, बी को अलग मानने लगे, फिर आप जो है डन को अलग मानने लगे। सो कैन बी डन ये पूरा एक जोड़ा बनेगा और ये बेसिकली इट के लिए ही लिखा गया है। जैसे कैन और डू मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं, तो मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू 1 वर्ब। पैसिव वॉइस में जब आपने बनाया कैन बी डन, तो इसको भी आपने एक ही मानना है, कभी गलती मत करना कि अलग अलग सेपरेट कर दी। एक ही सब्जेक्ट के लिए लिखी गया है ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पैसिव स्ट्रक्चर है ये, राइट? तो जब हम ये फंडामेंटल जान गए हैं तो अब हमने इन क्वेश्चंस को टैकल करना है और इनको देखना है। बोले द पर्सन हु ऑब्लिक होम दे आर रेफरिंग टू इज नन अदर देन माय क्लोज फ्रेंड, राइट? तो अब इस सेंटेंस में 95% क्या होता है बेटा कि हम 95% सब्जेक्ट जो मैंने ही लिखा हम उसके साथ ही लिख देते हैं ही इज गोइंग। सब्जेक्ट के साथ ही उसकी वर्ब आने के चांसेस होते हैं। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें आपने देखा होगा ही हैज प्लेड चेस, ही के साथ हैज प्लेड लिखा है, दे आर गोइंग देयर, दे के साथ आर गोइंग लिखा हुआ है, सब्जेक्ट की वर्ब साथ में आती हैं। लेकिन जब ऐसी एक टाइप का सब क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो इस सेंटेंस में जो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, द पर्सन आ रहा है। हम देख रहे हैं कि सेंटेंस का पहला जो सब्जेक्ट है वो है हमारा द पर्सन, ये एक सब्जेक्ट है द पर्सन, राइट? लेकिन इस सेंटेंस में इस सब्जेक्ट की वर्ब साथ में नहीं आ रही है। कई बार देखा होगा जब जो मैंने अभी भी पढ़ा आपको, दोज हु हैंकर, पीछे एक कारण करवाया आपको, दोज हु हैंकर, तो 2 सब्जेक्ट के बाद हु आ रहा था। इसी तरह द पर्सन एक सब्जेक्ट है यहां पे जिसके साथ उसकी वर्ब नहीं आ रही है, हु और हुम आ रहा है। इस वाक्य में आपको ये बताना है कि हु आना है या हुम आना है, क्वेश्चन ये है हमारे सामने।
तो जब ऐसा कोई सवाल आप फेस कर रहे हो ना कि आपने देखा यार सब्जेक्ट तो लिख रहा है, साथ में वर्ब लिख ही नहीं रहा, इसकी वर्ब लिख ही नहीं रहा यहाँ, तो वाक्य को हमेशा बेटा एंड से पढ़ना है, रिवर्स ऑर्डर से पढ़ते चलना है, और जो भी वर्ब आपको एंड से मिलेगी वो वर्ब उस सब्जेक्ट के लिए लिखी होती है। इस द पर्सन सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो इज है। अब आपको इसको बोल के भी देखना है, देखो बोल के देखो, द पर्सन इज नन अदर देन माई क्लोज फ्रेंड। आपको बोल के भी करना है कि क्या ये सेंस बन रही है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा, आपको क्लियर लग जाएगा पता कि यार ये इसी सब्जेक्ट की वर्ब है, क्योंकि इट मेक्स प्रॉपर सेंस। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, कभी भी इस टाइप का कोई सवाल आप टैकल कर रहे हो पेपर में, आपने देखा सब्जेक्ट द पर्सन या सब्जेक्ट कुछ भी दे रहा है और साथ में उसके हु और हुम दे रहा है, वर्ब नहीं लिख के आ रही है साथ में सब्जेक्ट के, तो स्टेटमेंट को रिवर्स ऑर्डर से पीछे से पढ़ते चलना है, और जो भी वर्ब आपको मिलेगी वो वर्ब उसी सब्जेक्ट के लिए लिखी होती है। बोल के देख लीजिए, द पर्सन इज नन अदर देन माई क्लोज फ्रेंड। तो जो मैंने अग्रीमेंट बताया कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक वर्ब होती है, हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, वो अग्रीमेंट इन दोनों का पूरा हो गया। थोड़ा आगे बढ़ो, आगे देखो, दे क्या आ गया बेटा, सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया सेंटेंस का। दे इस वाक्य का सब्जेक्ट नंबर 2 है, आर यहां पे हेल्पिंग वर्ब है और रेफरिंग यहां पे आपकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जोड़ा मिलके क्या बनता है, एक ही वर्ब होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट नंबर 2 दे को आर रेफरिंग हेल्पिंग और मेन वर्ब मिलके एक ही वर्ब कहलाएगी। ठीक है, वर्ब नंबर 2 मिल गया, मतलब इन दोनों का अग्रीमेंट भी आपस में पूरा हो गया, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, राइट। तो S1 सब्जेक्ट नंबर 1 को वर्ब नंबर 1 मिल गई, सब्जेक्ट नंबर 2 को वर्ब नंबर 2 मिल गई। अब आप इस वाक्य में चेक करना है आपको, आप चेक करो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने, मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। सब्जेक्ट कितने बेटा, 2 सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट द पर्सन है, दूसरा सब्जेक्ट इसका दे है। वर्ब कितनी आ रही है इसमें, इस सेंटेंस में कितनी वर्ब्स आ रही हैं, 2 ही वर्ब है, मतलब पूरे सब्जेक्ट है, पूरी वर्ब है। सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब क्या है, इज लिख दिया। सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब क्या है, आर और रेफरिंग, हेल्पिंग और मेन वर्ब लिखी हुई है, हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, रेफरिंग क्या है मेन वर्ब। तो अब यहां पे हमें कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर इस वाक्य में देख लो कोई भी और वर्ब नहीं बची है, मतलब कोई एक्स्ट्रा वर्ब है ही नहीं। अब अगर मैं यहां पे हु लिखता हूं, अगर इस वाक्य में मैं हु लिख देता हूं ना, आंसर अगर आप हु करके होते हो तो आप हु है मतलब सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा इस वाक्य का सब्जेक्ट नंबर 3। हु एज ए सब्जेक्ट काम करेगा, हुम उसका ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप यहां पे हु आंसर करके आते हो पेपर में तो S3 तो हमें मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए वर्ब 3 कहां है, वर्ब 3 तो है ही नहीं, बची नहीं है वाक्य में, सेंटेंस में वर्ब नंबर 3 तो बचा ही नहीं है, राइट। तो जब वर्ब नंबर 3 नहीं बचा है तो मतलब अंडरस्टूड है, आंसर है हुम आएगा इसका आंसर। The person whom they are referring to is none other than my close friend. So I hope आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपको 2 सब्जेक्ट दे रहा है, आपको वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब गिनने आने चाहिए। वर्ब में आपको ये बातें फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि यार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक ही वर्ब होते हैं, दो नहीं होते, राइट। तो सब्जेक्ट वर्ब अगर आपने काउंट करना सीख लिया ना, तो समझ लो आपको हु और हुम का आंसर आपको मिलने लग जाएगा। आप चुटकी में समझ आओगे कि एक्स्ट्रा वर्ब है नहीं, एक्स्ट्रा वर्ब जब नहीं होगी, ठीक है, तो फिर आपको वहां पे आंसर लिखना है हुम। एक्स्ट्रा वर्ब होती यहां पे तो आंसर हुआ था, अगर थर्ड वर्ब भी होती है सेंटेंस में तो फिर हुआ था। एक और करते हैं, सेम इसी टाइप का सवाल है। द बॉय हु ऑब्लिक हुम यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। अब द बॉय हमने देखा कि स्टार्टिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट दे रहा है, साथ में इसकी वर्ब नहीं दे रहा है। हमें ट्रिक पता है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की वर्ब साथ में ना हो, सेंटेंस को एंड से रीड करने लग जाना है। एंड से जब आप इसको रीड करोगे तो आपने देखा मेड आ गया, मेड आ गया। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1 हमारी मेड है। बोल के देखिए, द बॉय मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच, इट मेक्स प्रॉपर सेंस। द बॉय मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। S1 को V1 मिल गया, V1 को S1 मिल गया, दोनों का कोटा पूरा हो गया, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, दोनों का अग्रीमेंट कंप्लीट है। आगे बढ़े, यू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया बेटा, राइट। यू सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। सी सॉ सीन मेन वर्ब है, वर्ब नंबर 2 होगी। ठीक है, S1 को V1 मिल गया, S2 को V2 मिल गया। अगेन इस सेंटेंस में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक इस वाक्य में सी वर्ब थी मेन वर्ब, और दूसरी वर्ब इसमें मेड थी, दो ही सब्जेक्ट थे, दो ही वर्ब है, आंसर है हूं। क्योंकि अगर मैं हु को यहां लिखता हूं S3 बना के, अगर इसको लिख देता हूं सब्जेक्ट नंबर 3, तो इसके लिए वर्ब नंबर 3 कहां से लेके आऊंगा, वर्ब नंबर 3 तो बची नहीं है। आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे एक्स्ट्रा वर्ब मिलेगी आपको, फिर आंसर हो जाएगा। अभी तक हूम जा रहा है हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थर्ड देखो, जॉन इज द मैन हु यू मेट एट डिनर लास्ट वीक।
अब जॉन, मैंने बताया था आपको ज्यादातर केसेस में आपको सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब मिल जाएगी। जॉन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है, इज इसकी वर्ब नंबर 1 है, ठीक है, साथ साथ लिखे हैं, दोनों का अग्रीमेंट पूरा हो गया। थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, द मैन को ना सब्जेक्ट माने, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब के से पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हु, ठीक है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर हमारा 2 हो गया, राइट, और मेट हमारी यहाँ पे वर्ब नंबर 2 होगी, ये अग्रीमेंट भी हमारा पूरा हो गया, राइट। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फिर से वही बात हो जाएगी, सब्जेक्ट को मतलब 2 सब्जेक्ट हैं, 2 ही वर्ब है, पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं, पूरी पूरी वर्ब्स है, एक्स्ट्रा वर्ब नहीं मिल रही है बेटा, तो हु गलत है, आंसर होगा हूं। क्या आएगा यहाँ पे? होम आएगा। सो जॉन इज द मैन whom you met at dinner last week. 4 देखिए, he is the man who I know has helped my son in the final examination. सबसे पहले वर्ब को या सब्जेक्ट को काउंट करो, he के साथ is पहला जोड़ा सब्जेक्ट वर्ब का, I के साथ no दूसरा जोड़ा बेटा सब्जेक्ट के साथ वर्ब I और no, he और is, अग्रीमेंट कंप्लीट। तीसरा जोड़ा has और helped, यह है एक्स्ट्रा वर्ब, यह है इस सेंटेंस की वर्ब नंबर 3, यह है इस सेंटेंस की वर्ब नंबर 2, ठीक है, और ये है इस सेंटेंस की वर्ब नंबर 1। 3 वर्ब्स हैं इस वाक्य में, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, नो एक मेन वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प्ड उसके साथ मेन है, हेल्पिंग और मेन का जोड़ा एक ही है, दो नहीं मानते, ठीक है। अब यहां पे सब्जेक्ट, इज का सब्जेक्ट ही है, नो का सब्जेक्ट आई है, राइट, मतलब ये 2 सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर साथ में लिखे हुए हैं, लेकिन हैज हेल्प्ड इस सेंटेंस की एक्स्ट्रा वर्ब है, ये एक एक्स्ट्रा पेयर आ गया, एक ही मानेंगे इसको, ठीक है, वर्ब नंबर 3 बनी है, लेकिन वर्ब नंबर 3 के लिए क्या लिखा जाएगा बेटा? एस सब्जेक्ट नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपकी कोई भी एरर नहीं है, हु और इस S3 की वर्ब ये है, बोल के देखो, हु हैज हेल्प्ड माई सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन, या फिर आप ऐसे बोलोगे whom has helped my son in the final examination। अरे तो हु के साथ वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही तो लिखा जाता है, ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। ट्रिक ये है कि एक्स्ट्रा वर्ब थी यहाँ पे हैज और हेल्प्ड, तो आंसर आएगा बेटा यहाँ पे हु। सो ही इज द मैन हु आई नो हैज हेल्प्ड माय सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। अब बोलने के हिसाब से मत चलना, हिंदी ट्रांसलेशन के हिसाब से मत चलना कि मेरे को बोलने में अच्छा हुम लग रहा है या हु लग रहा है, ऐसे नहीं करते टैकल। ये ट्रिक है ग्रामर का। सब्जेक्ट और वर्ब जिस बच्चे को गिनने आगे, ठीक है, जिसको ये पता है कि यार ये जोड़ा एक होता है, पैसिव स्ट्रक्चर एक ही होता है, इट कैन बी डन एक वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक होती है, तो आपको आंसर आपको मिलते चलेंगे। अब बोलने के हिसाब से तो यहाँ हूं भी जच रहा है, ही इज द मैन हुम आई नो हैज हेल्प्ड माय सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन, लेकिन यहाँ पे आना ही हुआ है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट 2 थे, तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट 3 का काम करेगा। चलिए अगले पे चलो, 5वें पे, जस्ट बिफोर द रेस, ये कुछ भी नहीं है, नथिंग, कंफ्यूजन है, ये कुछ नहीं है, ये सब्जेक्ट मत मानना इसको। जस्ट बिफोर द रेस एक कंफ्यूजन है और कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इस चीज को लिख के दे रहा है स्टार्टिंग में कि बच्चा इसको सब्जेक्ट मान ले। सब्जेक्ट यहाँ पे जोड़ा ये है, देखो मैंने बोला 95% एस और वी का पेयर आपको साथ में मिलेगा, ठीक है, एस और वी का पेयर 95% मोस्टली इकट्ठा ही होता है। वो अलग बात है कि सब्जेक्ट के साथ हुम आता है तो फिर एंड से पढ़ते हैं उसको, वो मैंने आपको टाइप का क्वेश्चन अलग से बता दिया। ये एक जोड़ा बन गया एस और वर्ब का। अगला जोड़ा देखिए बेटा, ही और थॉट, सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है, वर्ब नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2 और वर्ब नंबर 2, ही के साथ थॉट लिखा हुआ है। अगर मैं इस वाक्य में ऐसे लिखूं, वॉज थॉट, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल देखो कितनी बनाता है चीजों को। अगर मैं लिखूं वॉज, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखूं फिर मेन वर्ब को लिखूं, तो ये जोड़ा एक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू 1 वर्ब। लेकिन उल्टा करके लिख रहा है, क्या कर रहा है, मेन वर्ब को पहले लिख रहा है और वॉज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को फिर लिख रहा है, ठीक है, तो ये अलग है। अगर मेन वर्ब पहले आ रही है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रही है, तो फिर इसको अलग अलग मानना, फिर नहीं मानना। एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जोड़ा मिलके इज गोइंग, वो होगा ना एक, है ना, गोइंग पहले आ रहा है, मतलब पहले आपको मेन वर्ब दे रहा है फिर आपको हेल्पिंग वर्ब दे रहा है, तो वॉज और गोइंग ये वर्ब नंबर 3 है। एक सब्जेक्ट, एक पेयर कंप्लीट, एक दूसरा पेयर ही के साथ थॉट मिल गया, ही सब्जेक्ट को थॉट मिल गई, तो वॉज गोइंग के लिए क्या लिखोगे आप, हुम लिखोगे, हु लिखोगे। बी आंसर है इसका, ए बी, सॉरी सी होगा आंसर। आंसर बनेगा बेटा यहाँ पे ऐसे चल रहा है, ए ये चल रहा है हमारा बी, सी आंसर होगा, सी आंसर होगा बेटा इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, सी, राइट, सी बनेगा। और सी में क्या हो जाएगा बेसिकली आपका यहाँ पे हु आना चाहिए।
ये बनेगा इस सेंटेंस का S3, सब्जेक्ट नंबर 3। और हु के साथ आप बोल के देखो, हु वॉज गोइंग टू विन। जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम हु ही थॉट वॉज गोइंग टू विन। तो एक्चुअली S3 की वर्ब ये है, वॉज गोइंग। तो आप बोल के देख लो, हु वॉज गोइंग टू विन, या फिर हम ऐसे बोलेंगे हु वॉज गोइंग टू विन। तो यहाँ पे हु आएगा, बेसिकली हुम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ही इज सर्टेनली अ मैन हुम आई नो वेरी वेल, is trustworthy beyond doubt and meticulous in his habits। meticulous होता है very careful, जो बहुत सावधान रहता है, केयरफुल रहता है। so he is certainly a man whom I know very well, is trustworthy beyond doubt and meticulous in his habits। ये पहला जोड़ा टिक कर दीजिए, ठीक है, अग्रीमेंट पूरा हो गया। सेकंड जोड़ा टिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये सब्जेक्ट वर्ब हो गए, ये सब्जेक्ट वर्ब हो गए, इनका अग्रीमेंट कंप्लीट है, इनका अग्रीमेंट आपस में कंप्लीट हो गया। तो इस वर्ब का के लिए क्या लिखेंगे, हुम लिखेंगे, हु लिखेंगे। इसके लिए, इस वर्ब के लिए क्या लिखा जाएगा बेटा, हु आएगा, हु आएगा ना, ए। ये होगा हमारा आंसर बी। सो ही सर्टेनली अ मैन हु आई नो वेरी वेल इज ट्रस्टवर्दी। हु इज ट्रस्टवर्दी बोल के देखो, इसकी वर्ब ये है। तो हु इज ट्रस्टवर्दी बियॉन्ड डाउट एंड मेटिकुलस इन हिज हैबिट्स, राइट। तो S3 के लिए, वर्ब नंबर 3 के लिए S3 सब्जेक्ट हु लिखा जाएगा, ना कि हुम लिखा जाएगा। सातवां देखिए, हु हुम डिड द कैंडिडेट चूज फॉर हिज रनिंग मेट। अब क्या है, मैंने आपको बोला डिड यू गो देयर। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल देखो कैसे घुमा रहा है चीजों को, कितनी टाइप के सवाल बना रहा है ये। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट आपसे पूछा जाए, आप बोलोगे सर यू सब्जेक्ट है। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, सिंपल पास्ट में जो लगाते हैं डिड के साथ मेन वर्ब। अब इंट्रोगेटिव में तो भाई हेल्पिंग पहले आएगी, मेन बाद में आएगी, ऑब्वियस है डिड यू गो देयर। तो क्या इस हेल्पिंग और मेन को हम दो मानेंगे, नहीं, एक ही वर्ब है, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूं हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू वन वर्ब। बार बार रिपीट कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जोड़ा बेटा एक ही होता है। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब को, मतलब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को इंट्रोगेटिव में अलग अलग कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है इंटारोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखी जाती है। डिड यू कॉल मी, डिड यू हेट मी, डिड यू अब्यूज मी, है ना। तो ऑब्वियस है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग आएगी, सब्जेक्ट के बाद मेन आएगी, तो इसको एक ही मानेंगे ना। अब फिर से वही बात कर रहा है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द कैंडिडेट। इंट्रोगेटिव दे रहा है ना, सेम इसकी तरह, इस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया आपको, ठीक है। अब जैसे यू यहां सब्जेक्ट है ना, वैसे द कैंडिडेट यहां सब्जेक्ट है। अब डिड और चूज, ये हेल्पिंग और मेन, ये जो लिख रहा है हेल्पिंग और मेन, ये जो दो वर्ब्स हैं, क्या हम इनको दो मानेंगे। आप बोलोगे नहीं सर एक ही है ये, क्योंकि डिड हेल्पिंग है, चूज मेन है, दोनों ही द कैंडिडेट के लिए लिखी जा रही है। जब इस सब्जेक्ट को अपनी एक वर्ब मिल गई, हेल्पिंग और मेन एक ही है, जब आप ये जान गए हो, तो आंसर फिर हमारा होम है। वो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हु लिखूंगा तो उसके लिए वर्ब कहां से लिखाऊंगा, वर्ब तो कोई बची ही नहीं, एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है, तो मतलब आंसर होम है। होम डिड द कैंडिडेट चूज फॉर हिज रनिंग मेट, ये है हु वर्सेस होम कॉन्सेप्ट। इट इज द नीड ऑफ द आर दैट वी शुड हेल्प पीपल whom we think are poor। वर्ब गिनो, ये सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा कंप्लीट हो गया, खत्म। वी शुड हेल्प, शुड मॉडल वर्ब है, हेल्प मेन वर्ब है, वी के साथ, वी सब्जेक्ट के साथ शुड और हेल्प लिखा गया है, इसका इनका अग्रीमेंट आपस में पूरा हो गया, खत्म। उसके बाद आगे आ गया हमारा थिंक, वी के साथ थिंक लिख रहा है, ये सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे लिखे हुए हैं, कंप्लीट। पहला पेयर उड़ गया, दूसरा पेयर शुड और हेल्प वी के लिए लिखे गए हैं, ये भी कट गया, वी के साथ थिंक लिखा है, थर्ड पेयर ये भी कट गया, ठीक है। चौथी वर्ब बची, इसमें एक्स्ट्रा वर्ब बच रही है हमारे पास, ये आ गई सेंटेंस की वी नंबर 4। वर्ब नंबर 4, पहली वर्ब इज है, इट के साथ लिखी हुई है, दूसरी वर्ब शुड और हेल्प है, ठीक है, जो वी के लिए लिखी है, तीसरी वर्ब इसमें थिंक है, जो फिर से वी के लिए लिखी है, V4 है हमारी यहाँ पे, चौथी वर्ब है इस वाक्य की आर। तो आर वर्ब के लिए क्या लिखा जाएगा, हु आर पुअर या हुम आर पुअर, हु आर पुअर। तो आंसर बनेगा हमारे यहाँ पे A B C D, डी है इसका आंसर। So it should be, it is the need of the hour that we should help people who we think are poor, because who are poor, whom are poor तो नहीं बोलेंगे ना आप, वैसे इतना बोल के देखो, who are poor या whom are poor। अरे तो आर वर्ब के लिए who लिखेंगे, पहले उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट थोड़ी लिखेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाइए, the man who I have often mentioned is the one whose friendship I could wish to acquire, he is a respectable man। इस पूरे वाक्य में सबसे पहले हम वर्ब को निकालते हैं सबसे बाहर, the man, फिर से वही बात है, द मैन के साथ सब्जेक्ट नंबर 1 है ये, इसके साथ इसकी वर्ब नहीं लिख रहा है, ठीक है, पीछे से पढ़ो, मैन रिस्पेक्टेबल मैन इज द मैन इज, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। द मैन इज अ रिस्पेक्टेबल मैन, द मैन इज अ रिस्पेक्टेबल मैन ऐसे बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ तो हु दे रहा है,
ठीक है, उसकी वर्ब तो नहीं दे रहा है तो हम पीछे से पढ़ते हैं। तो द मैन इज अ रिस्पेक्टेबल मैन, आई के साथ हैव हो गया, आई के साथ हैव और मेंशन्ड, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये पूरा जोड़ा यहां तक बनेगा, राइट। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1 ये मान लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 2 आई हो गया, इसकी वर्ब हम ये मान लेते हैं हैव ऑफन मेंशन्ड, ये इसकी वर्ब होगी हैव और मेंशन्ड तक, ये पूरी इसकी वर्ब नंबर 2 होगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आई के साथ कुड और विश, आई और कुड विश का पेयर बन गया, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया 3, सब्जेक्ट नंबर 3 हो गया, कुड विश इसकी वर्ब होगी, वर्ब नंबर 3 होगी, सब्जेक्ट नंबर 3 को वर्ब नंबर 3 मिल गया, राइट। और फिर अब देख लेते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा वर्ब है बिल्कुल है, यहां पे देखो वर्ब नंबर 4, पहली वर्ब हैव मेंशन्ड है, राइट। दूसरी वर्ब हमारी इसमें कुड और विश है, तीसरी वर्ब हमारी इज है, तो चौथी वर्ब हमारी ये भी है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली ये ऐसे हो जाएगा इसके साथ, इसमें नो एरर है वाक्य में। 4 सब्जेक्ट है, इसमें 4 वर्ब है जी। द मैन पहला सब्जेक्ट है, आए दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इसमें आए, 2 आए हैं इसमें, आए तीसरा सब्जेक्ट है, फिर ही के साथ चौथा भी सब्जेक्ट है, नहीं 4 सब्जेक्ट है, 4 है इसमें, 1 2 3 4, 4 सब्जेक्ट है इस वर्ब के, मतलब इस सेंटेंस में 4 सब्जेक्ट है। वर्ब कितनी है, वर्ब गिनते हैं, एक, ये 1 है, ये 2, फिर ये हमारी 3 और ये हमारी 4, 4 ही वर्ब है इसमें, 4 सब्जेक्ट हैं, 4 वर्ब है, तो इसमें आएगा आंसर whom आएगा इसमें, ठीक है। द मैन whom I have often mentioned is the one whose friendship I could wish to acquire, he is a respectable man, राइट। तो आप जोड़े बना सकते हो ना, देखो ना यहां पे बन गया द मैन, यहां पे मैन के साथ ना ये नहीं बनेगा, इसका द मैन इज अ रिस्पेक्टेबल मैन, ठीक है। यहां whom के साथ जो है द मैन whom I know, द मैन के साथ इस सब्जेक्ट की वर्ब हम इसको मानते हैं, तो फिर इसकी वर्ब नहीं मतलब यहाँ पे मिलेगी ना हमें, तो ही के साथ इजी रहेगा। तो इसमें 4 ही सब्जेक्ट हैं, 4 ही वर्ब है, तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, मतलब नो एरर है इसमें, ज्यादा सब्जेक्ट ज्यादा वर्ब दे रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। आज के सेशन में इतना रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मोस्टली मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि प्रोनाउन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जी, बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, हु वर्सेस होम, सब्जेक्ट और वर्ब गिनने होते हैं, आपको आपके आंसर्स मिलते चलेंगे। तो नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव। आज के सेशन में इतना रहेगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।